जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। क्या बात है बहू, आज बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। अपनी बहू यामिनी, जिसकी शादी को अभी 2 महीना ही हुआ था, उसे आज रात के खाने की तैयारी शाम को ही करते देख सावित्री जी ने आश्चर्य से पूछा, वो मम्मी जी, इनका फोन आया था कि आज शाम को हम फिल्म देखने चलेंगे, इसलिए काम थोड़ा जल्दी निपटा रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी लगा दिया। आप बस अपने और पापा जी के लिए रोटियां सेक लीजिएगा। इन्होंने कहा था कि हम डिनर बाहर ही करेंगे। यामिनी थोड़ा शर्माते हुए बोली, फिल्म देखने? लेकिन आरब ने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। सावित्री जी मन ही मन बुदबुदाने लगी। बहू की बात सुनकर सावित्री जी को अपनी सहेली तनुजा की कही बात याद आ गई। ये बहुएं ना, पता नहीं आते ही हमारे बेटों पर क्या जादू कर देती है कि बेटा ही पराया हो जाता है। ना कुछ पूछने की जरूरत समझते हैं, ना बताने की। बस दोनों मियाँ बीवी अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। थोड़ी छूट देते ही बहू हमारे बेटे को हमसे दूर कर देती है। बड़ी बहू तो बेटे को लेकर अलग हो गई, लेकिन छोटे बेटे को तो मैं अपने हाथ में रखती हूँ। मजाल जो मुझसे पूछे बिना कोई काम करे। छोटी बहू कितना भी कोशिश कर ले उसे रिझाने की, लेकिन मैं भी उन्हें ज्यादा नजदीक रहने ही नहीं देती। मेरा छोटा बेटा तो बहू के मायके में जाकर एक दिन भी नहीं रुकता। बस साल में एक बार बहू को लिवाने भेजती हूँ, वो भी 2-3 घंटे के लिए। मुझे तो एक बार ठोकर खाकर अक्ल आ गई है, इसलिए तुझे पहले से आगाह कर रही हूँ, बेटे को अपने कंट्रोल में रखना। उस वक्त तो सावित्री जी ने अपनी सहेली की बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन आज सावित्री जी के जहन में ये बात बार बार आ रही थी। पहले तो आरब कहीं भी जाने से पहले मुझसे पूछता था, लेकिन आज देखो अपनी बीवी को लेकर घूमने जा रहा है और मुझसे ना पूछा ना बताया। बस अपनी बीवी को फोन कर दिया कि तैयार रहना। जरूर बहू ने ही दबाव डाला होगा, नहीं तो मेरा अरब तो ऐसा नहीं था। हर बात मुझसे पूछता था। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। उधर यामिनी फटाफट काम करके अपने कमरे में तैयार होने गई और इधर सावित्री जी का मन बेचैन था कि कैसे बेटे को खुद से बांध कर रखे। अपने कमरे में सावित्री जी चहलकदमी कर रही थी। सर में थोड़ा दर्द भी होने लगा था। तभी दरवाजे की बेल बजी। यामिनी ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने आरब को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरब ने यामिनी को तैयार हुए देखा तो आंखों से इशारा करते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। यामिनी शर्म से और गुलाबी हो गई थी। बेटे बहू को खुश देखकर आज सावित्री जी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने कमरे में सर पर पट्टा बांधकर लेट गई। कैलाश जी भी कमरे में अपना उपन्यास पढ़ रहे थे। सावित्री को लेटते देख बोल पड़े, क्या हुआ आरब की माँ, कुछ तकलीफ है क्या? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, जी भी घबरा रहा है। तभी आरब भी कमरे में आ गया। शायद माँ को बताने आया था कि वो दोनों बाहर जा रहे हैं। लेकिन माँ को यूं लेटा देख पूछने लगा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सावित्री जी कुछ कहती, इससे पहले कैलाश जी बोल पड़े, अरे बेटा कुछ नहीं, लगता है गैस बन गई है तेरी माँ के। मैं चूरन दे देता हूँ, ठीक हो जाएगी। आप अपना चूरन अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं खाना। तबीयत खराब है तो खराब पड़ी रहेगी, कौन सा किसी को मेरी फिक्र है। बेटा तुम लोग जाओ घूमने, हमारा क्या है, रोटियां बनाकर खा लेंगे। सावित्री जी खिंचते हुए बोली और कहारने लगी, नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम फिर कभी चले जाएंगे, आप आराम कीजिए। बोलकर आरब बुझे मन से बाहर आ गया। यामिनी भी कमरे के बाहर ही खड़ी थी। आरब का चेहरा देखकर वो समझ गई कि बाहर जाना कैंसिल हो गया है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी, लेकिन उसका मन टूट रहा था। सुबह तक सावित्री जी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि दर्द की असली वजह तो बेटे बहू का अकेले बाहर जाना ही था। एक बार तो ठीक था, लेकिन जब अक्सर ही सावित्री जी ऐसा करने लगी तो आरव और यामिनी को अजीब लगने लगा। आरव तो फिर भी अपनी माँ की बातों में आ जाता, लेकिन यामिनी अब कुछ चिड़चिड़ी रहने लगी थी।
यामिनी की मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पर उन्होंने यामिनी को सब परिवार न्योता दिया था। यामिनी का बहुत मन था कि वो और आरव 1-2 दिन पहले जाकर सारे काम और व्यवस्था में हाथ बटाए, लेकिन सावित्री जी ने आरव को साफ मना कर दिया। कहा कि फंक्शन वाले दिन हम सब साथ ही चलेंगे। यामिनी को जाना हो तो उसका भाई आकर उसे पहले ले जाए। यामिनी का मन बहुत टूट रहा था। वो आरव से भी नाराज रहने लगी थी कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं। आखिर वो उसकी पत्नी है, उसका भी तो कुछ हक बनता है। लेकिन सावित्री जी शायद अपनी जीत पर खुश थी। कुछ दिनों बाद सावित्री जी की मुलाकात फिर अपनी परमप्रिय सहेली तनुजा से हुई, लेकिन इस बार उसका मुरझाया चेहरा देखकर सावित्री जी को हैरानी हुई। पूछने पर उनकी सहेली बस फपक पड़ी, सावित्री, मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जाती। मैं ही उसकी कसूरवार हूँ। मैंने अपने बेटे का घर तोड़ दिया। छोटी बहू 6 महीने से मायके जाकर बैठी है। यहाँ तक कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया। मेरा बेटा बिल्कुल भूत बन गया है, ना हंसता है, ना बोलता है। वो मेरे साथ मेरे घर में रहकर भी मुझसे दूर हो गया है। उसकी नफरत और उदासी की वजह मैं ही हूँ। काश मैंने बेटा बहू के साथ इतनी सख्ती ना की होती। अपने स्वार्थ में मैंने अपने बच्चों की खुशी छीन ली। अपनी सहेली की बातें सुनकर सावित्री जी सन्न रह गई। वो खुद भी तो ऐसा ही कुछ कर रही है। नहीं नहीं, मैं इस तरह अपने बेटे को मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो माता पिता की खुशी होती है। अपने से बांध कर रखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मुझसे ही नफरत करने लग जाए। जिंदगी तो बेटा बहू को ही साथ गुजारनी है। मैं क्यों बेवजह उनके बीच कलेश का कारण बन रही हूँ। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहू भी इज्जत करती थी, लेकिन मैं ही अपने स्वार्थ में अंधी होकर और दूसरों की बातों में आकर अपना घर तोड़ रही थी। समय रहते मुझे खुद की आदत सुधारनी होगी। सावित्री जी मन ही मन संकल्प ले रही थी। घर आकर उन्होंने इस बात पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। अब उन्होंने बेवजह रोकना टोकना बंद कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल भी खुशनुमा रहने लगा था। सावित्री जी संतुष्ट थी कि समय रहते उन्होंने सही फैसला ले लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।